इसी कड़ी में मैं आगे बढ़े एक सुयोग्य से श्री विवेक शुक्ला जी हैं जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे आपके साथ विचारों को साझा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम विवेक शुक्ला है। स्पेशल थैंक यू मैं करना चाहूँगा मानवीय शिक्षा परिषद, बेसिक शिक्षा परिषद, आप सभी ऑफिसर्स का ये अपॉर्चुनिटी मिली है। बहुत कम समय दिया गया है, घड़ी पहले देख रहा हूँ कि कितनी जल्दी हम कम्युनिकेशन समाप्त कर सकते हैं। सुयोग्य इनिशिएटिव्स हमारे इनिशिएटिव का नाम है और हम भारत की एक अग्रणी कॉम्पिटेंसी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम करने वाली संस्थान है। एनईपी के ऊपर बहुत सारा काम किया हुआ है। इसकी एक बुकलेट हमने बनाई कि क्योंकि आप एनईपी को कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी बड़ी ही मतलब शब्दों के अंदर पिरोई होती है। तो कीवर्ड बेस्ड प्रेजेंटेशन कैसे देख सकते हैं, दिस इज व्हाट वी हैव डेवलप्ड। समय कम होने के कारण मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। We work on directional thinking. थिंकिंग के बारे में बहुत बात किया होगा। डायरेक्शनल थिंकिंग की भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बहुत जरूरत है। थिंकिंग के बाद उसके लिए डिजाइन करना, प्लान करना, एग्जीक्यूट करना। जो विजन है दैट इज टू अनलॉक आवर बिलोव्ड भारत फॉर द वर्ल्ड लीडरशिप। छोटा मोटा टारगेट और लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लक्ष्य हमेशा जीवन में बड़ा होना चाहिए। तो भारत मतलब मैं मतलब भारत, मतलब आप भारत है और भारत आपसे है। अगर इस तरीके से सोचे तो शायद हर बच्चे के थ्रू क्या वो यूनिकनेस है उसको हम वो पोटेंशियल दे सकते हैं कि वो भारत को विश्व स्तर पे लीडरशिप पे लेकर जाए। शायद इस विचार के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वी मेक अ क्लियर स्टेटमेंट दैट द नेक्स्ट भारतीय बैटल फॉर वर्ल्ड लीडरशिप विल हैव टू बी फॉट बाय टीचर्स, पेरेंट्स एंड यूथ, जिसमें जो लीडरशिप है वो टीचर्स को करने की जरूरत है। यूनानिमस गोल मैंने आपसे कहा छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सो एनविजनिंग इंडिया एज टू वर्ल्ड लीडरशिप। क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड लीडरशिप को अगर स्कूल एजुकेशन पे ब्रेक किया जाए तो क्या तरीका हो सकता है। सो अगर इस क्रोनोलॉजी को लेकर चले, इकोनॉमी सबसे बड़ा इंडिकेटर है किसी भी कंट्री की पोजीशन को दर्शाने के लिए। इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है, उस देश में होने वाले इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल या सोसाइटल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 100 साल पहले से हो रहा है यूएस में। मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन चाइना इज ऑलरेडी लीडिंग इट, 19 ट्रिलियन के साथ दूसरे नंबर पे है। और ये डिपेंड करता है उस कंट्री के, प्लीज नेक्स्ट प्रूफ कर दीजिएगा, उस कंट्री में इनोवेशन और रिसर्चेस किस लेवल पे हो रहे हैं, जिसका पेटेंट एक सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं उस पर भी आऊंगा। हायर एजुकेशन जो फर्दर डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन डिलीवरी कैसी है, और क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन क्योंकि 4 साल में इंजीनियर आउट हो जाता है इज इन द मार्केट, तो 15 साल बिताने वाला वो बच्चा होता है स्कूल एजुकेशन। सो स्कूल एजुकेशन का क्या रोल हो सकता है कि वो डायरेक्टली इकोनॉमी को इंपैक्ट करे। वैसे भी ऑनरेबल सीएम साहब कहते हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूपी की बनानी है, तो मेरे ख्याल में ये वो जगह है जहां से इसका एक लॉन्ग टर्म विजन सेट किया जा सकता है। प्लीज नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। पिछले 100 साल की हिस्ट्री को देखें पूरे दुनिया की, तो 100 साल पहले 1917 में स्टील वर्ल्ड को लीड किया करता था, आर्म्स एंड एम्यूनिशन करता था, टेलीफोन उस वक्त नया नया इन्वेंट हुआ था। 50 साल बाद आईबीएम करके एक टेक्नोलॉजी कंपनी आ गई जो जिसने दुनिया को रूल किया, और 50 साल ऐड करेंगे 2017 में लगभग टॉप 10 वर्ल्ड की कंपनीज में से टेक्नोलॉजी की 5 थी। और अगर पिछले इन 3 सालों का मूवमेंट देखें तो लगभग टॉप 10 में टॉप 9 कंपनीज टेक्नोलॉजी की है। आज की न्यूज में बता रहा हूं कि अमेज़न को एप्पल को बीट करके एनवीडिया नंबर 1 कंपनी बन चुका है। अभी 1 महीने से 2 महीने पहले तक वो तीसरे स्थान पे था, दैट हैज ऑलरेडी बिकम। और एनवीडिया अगर इस कंप्यूटर को, जिस कंप्यूटर पे पेन ड्राइव चल रही है, दैट्स अ ग्राफिक ड्रिवन कंप्यूटर, और उसका जो ग्राफिक कार्ड है वो एनवीडिया बनाती थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा आरएनडी पे इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी है एनवीडिया, जिसका रिजल्ट है कि 20 साल बाद वो आज नंबर 1 देश की कंपनी है जब मैं आज बात कर रहा हूं। सो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग, एक ही वर्ड इसमें से बाहर निकल के आता है एंड दैट इज इन्वेंशन। सो हाउ कैन वी लिटरली मेक दैट इन्वेंशन टू लिव टू इट्स लाइफ विद इन द स्कूल एजुकेशन सिस्टम, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेटेंट्स की स्थिति ये है कि भारत के पास आज की डेट में 23,633 पेटेंट्स है, और इसमें वर्ल्ड लीडरशिप पे है चाइना विद 33 लाख पेटेंट्स।
तो अगर भारत को चाइना से कंपेयर किया जाए टॉप से, आप लिख सकते हैं इन डेटा को, ये डेटा विपो के डेटा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के। भारत स्टैंड करता है 0.71% पे, विच इज वेरी मिजरेबल, बहुत ही बुरा है। अगर ये बुरा है तो ये अच्छा भी है, क्योंकि थोड़ी सी भी मेहनत डालने से हम इसके ऊपर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं और हमारे बच्चों के सामने और आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी लाई करती है। इससे पहले कि ये नंबर 23,000 से 2 लाख पे चला जाए इंडिया का, मेरे ख्याल में आप और हम मेहनत करेंगे तो इसके अंदर हम अपना जिसको कहते हैं भागीदारी रजिस्टर कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज एक केस स्टडी में क्विकली क्लिक करना चाहूंगा। ओके, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, अब मैं बोल रहा था, आप बोलेंगे। हाथों में माँ सरस्वती के क्या वो चीज है जो बहुत बड़ी दिखाई पड़ रही है? तो म्यूजिक हो गया, वीणा रिप्रेजेंट करता है म्यूजिक को। एक सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ, बहुत गहरा सवाल है, और सवाल है हाउ इज इंडिया लिविंग म्यूजिक। बस इस तरह में, हाउ इज इंडिया लिविंग म्यूजिक, आर्ट और साइंस? सोचिए और जवाब दीजिए, और सोचिए, हाउ इज इंडिया लिविंग म्यूजिक। और ये सवाल मैंने आईआईटी सीएसई के प्रोफेसर से पूछा था। सभी लोग जेई के बारे में सुनते हैं, जेई की टॉप 110 सीट्स में, रैंक्स में आईआईटी दिल्ली का सीएसई डिपार्टमेंट फिल हो जाता है। उसके रिटायरिंग प्रोफेसर से मेरा ये सवाल था, और ये सवाल लगभग हर उस एजुकेशन लीडर से होता है जो कहीं ना कहीं कुछ बड़े लेवल पे सवाल संभाल रहे हैं। तो आपके पास ये सवाल है, कोई और जवाब? हाउ इज इंडिया लिविंग म्यूजिक, साइंस कैसे? जो भी म्यूजिक में हम देखते हैं, कोई भी स्वर निकलता है या हमारी आवाज निकलती है, उस स्वर में भी हमारे वेव्स निकलती हैं, तो हम उसको स्वाभाविक तौर पर इसको साइंस से ही जोड़ कर देखते हैं कि जहाँ साइंस का प्रयोग होगा वहाँ पे हम म्यूजिक ज्यादा लेकर करें। तो लगभग हर जगह से यही जवाब आया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो ये मैं लाइव स्टोरी बता रहा हूँ, नॉट फॉर माय एनालिसिस बट माय पर्सनल स्टोरी। सर ने कहा कि बताइए विवेक आप क्या पूछना चाहते हैं? मैंने कहा सर ये एक सवाल है मेरे जहन में। तो पहला सवाल पूछा, हाउ इज इंडिया लिविंग म्यूजिक, आर्ट और साइंस। तो जवाब म्यूटेड था। उन्होंने कहा क्या सवाल हो सकता है? उन्होंने कहा एज ए सीएसई प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोफेसर, व्हाट डू यू थिंक इंडिया इज लिविंग म्यूजिक, हाउ इज इंडिया लिविंग म्यूजिक, आर्ट और साइंस? सो थोड़ा सा और समय लगा। उन्होंने बताया कि आई हैव गॉट बेटर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। सो इमीडिएट मेरा क्वेश्चन था, हाउ इज इंडिया लिविंग एज ए सीएसई प्रोफेसर, हाउ डू यू सी इंडिया लिविंग स्पोर्ट्स, आर्ट और साइंस? सो ये शायद बहुत ही हार्श सवाल हो गया। उन्होंने थोड़ा पॉज लिया, स्पिक मैटी के बारे में बताया। मेरे ख्याल में स्पिक मैटी के बारे में कितने लोग जानते हैं? एक दो जानते हैं। स्पिक मैटी डॉक्टर सेठ द्वारा शुरू किया हुआ एक इनिशिएटिव 30-40 साल पहले था। पद्मश्री मिला। डॉक्टर सेठ आईआईटी दिल्ली के ही स्टैटिस्टिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। उन्होंने उसकी स्टोरी के बारे में मुझे बताया। क्लासिकल म्यूजिक में जो स्पिक मैटी है वो बहुत इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रहा है, सोसाइटल इम्प्रूवमेंट के साथ वर्क कर रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने आपकी बात को समझा, मुझे कुछ नया सीखने को मिला। मेरे पास कुछ इनपुट्स हैं वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, बताइए सही है या गलत। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर म्यूजिक को टेक्नोलॉजी के साथ मैप कर दें तो जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट ध्यान में आता है वो कौन सा? नेक्स्ट, एक और, कीबोर्ड। कीबोर्ड सब चुप हो गए। पियानो, पियानो आप कहते हैं। हारमोनियम टेक्नोलॉजी तो कह सकते हैं, आज से 100 साल पहले टेक्नोलॉजी थी वो। आज तो टेक्नोलॉजी हम जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के फॉर्मेट में है। सो पियानो कीबोर्ड, कीबोर्ड पियानो बोलते हैं। अगर उसके इंटरनेशनल ब्रांड्स देखे जाए तो यामाहा, रोलैंड। मेरी बात अभी आईआईटी के प्रोफेसर सुन रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्लीज। अगर तबले ढोलक को आप टेक्नोलॉजी पे लेकर आए तो रोलैंड, एलएसएस। अगर आप माइक लो करके है some other kind of brand, but माइक को नेक्स्ट करते जाए। माइक को बात करें तो इंटरनेशनल ब्रांड्स तो सामने आते हैं। माइक को जिसमें प्लेस किया हुआ है इन्होंने साउंड मिक्सर, उसके कुछ और ब्रांड्स हैं। नेक्स्ट करते जाइए। यूट्यूबर, हम लोग कितना यूट्यूब देखते हैं। यूट्यूबर एक इंटरफेस को यूज करते हैं टेक्नोलॉजी में, उसके अलग सेट ऑफ ब्रांड्स हैं।
मैंने कहा सर आपके डोमेन में आ रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में, वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं, एक ने वीडियो बनाया, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने वीडियो तुरंत ही थ्रू कर दिया 30 घंटे में, किस टेक्नोलॉजी पे वो वीडियो बनाया, उसकी कुछ इंटरनेशनल कंपनीज हैं, ऑडियो एडिटिंग जिसके ऊपर गाने बनते हैं, डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशंस बोलते हैं, उनके कुछ अलग इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। आप कैमरा और पब्लिक एड्रेस सिस्टम की बात करेंगे तो कुछ और ब्रांड्स हैं, और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ म्यूजिक बन के आ रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया है या हमारे जैसे किसी मानव ने बनाया है। सो दैट्स द लेवल। मेरा सिर्फ ये कहना था, प्लीज नेक्स्ट, कि अगर इन सारे ब्रांड्स को इकट्ठा करें तो यूएस से 10, जापान से 8, यूके से 3 और कुछ पुराने नेक्स्ट और नेक्स्ट लेंगे। सो वेयर इज इंडिया इन म्यूजिक टेक्नोलॉजी? नेक्स्ट एक बार और करते। मैंने उन्हें बताया सर अगर आईआईटी दिल्ली आती के उसके वेबसाइट पे म्यूजिक अगर आप टाइप कर दें तो देयर इज नो रिजल्ट। दैट मींस कि अगर पिछले 60 सालों में, और ये बहुत 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 बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके सामने मैं बतलाने जा रहा हूँ, 60 साल में कुछ नहीं तो 2.5 लाख बेस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग माइंड्स आर देयर ईदर इन इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट्स। थोड़ा भी ध्यान होता कि म्यूजिक कुछ बिजनेस निकाल सकता है, जब सीएम साहब और पीएम साहब पैसों की बात कर सकते हैं तो हमें भी स्कूल एजुकेशन में पैसों की बात करनी चाहिए। इकोनॉमिक्स तो हमारा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट है। तो अगर वो इंजीनियर आधे घंटे भी दिमाग लगा लेता तो हो सकता है कि सैनिटाइजर और ऐसी कोई कंपनी इरप्ट हो जाती पिछले 20-30 सालों में। सो देयर इज अ थॉट, जब हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम में और क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं, साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं, रिसर्च ड्रिवन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं और मल्टी डिसिप्लिनरी की, ये 5 शब्द ऐसे हैं जिसके ऊपर मतलब दे आर लिमिटलेस। एवरी टाइम वी अचीव अ लेवल देयर इज अनदर लेवल वेटिंग फॉर अस। सो हम अपने बच्चों को, मेरे ख्याल में अगर जैसे सर ने कहा था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर ने बहुत बड़ी बात कही कि जो स्कूल एजुकेशन का बच्चा है वो कहीं कमजोर नहीं, बच्चा तो बच्चा है, वो स्कूल गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, इंडिया में हो या इंटरनेशनली कहीं पे हो, उसके पास पूरा दिमाग है। मुद्दा ये है कि उस दिमाग को हम कैसे आगे बढ़ाएं। दिस इज वन स्टोरी। उनका सवाल जवाब आया था कि हम म्यूजिक पे हम काफी काम कर सकते हैं, ऐसा वैसा। देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच वर्क्स, जिसमें से कि आईआईटी दिल्ली के पास जो बजट है वो बहुत कम है, फिर भी 1000 करोड़ का है। अगर आप बात करें, उन्होंने कहा अगर आप ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड से कंपेयर करेंगे तो दे आर पीनट्स जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा ये सवाल था, सिर्फ मैं सॉल्यूशन लास्ट लाइन में दे रहा हूँ। मैंने उनसे कहा सर आपके पास अंडर ग्रेजुएट में फर्स्ट ईयर में एक बच्चा 110 जेईई की रैंक से ही आएगा तो आपका डिपार्टमेंट जा सकता है। अब वो कहता है कि मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में है सर, मैं म्यूजिक टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करना चाहता हूँ, व्हाट विल बी योर रिस्पांस? इमीडिएटली सर वी हैव टू सपोर्ट। हमें स्कूल एजुकेशन सिस्टम से जब 6th और 8th में हम बात कर रहे हैं कि हम म्यूजिक बच्चा है, उसका इंटरेस्ट है, वो 9th से वो म्यूजिकल माइंड, सर ने कहा ना कि म्यूजिक साइंस से आता है, वेव्स है, ये है वो है, एक्चुअली म्यूजिक साइंस से कोरिलेट करता है। जो म्यूजिक में अच्छा होगा उसका लाइक्लीहुड है उसका इंजीनियरिंग पार्ट भी, साइंस का भी डोमेन अच्छा हो सकता है। अगर उसको हम 9 to 12 में ये फोकस कराएं, आई होप वो 100-200 करोड़ की कंपनी तो यूं ही बना लेगा। एक कंपनी को मैं अभी कंसल्टेंसी दे रहा था, यू वांट टू बिलीव, उत्तर प्रदेश से यही सरकारी माध्यम के स्कूल से निकलते हुए 35-70 साल का युवक है, करंट टर्नओवर 150 करोड़ का है, 10% का मार्जिन ले ले तो 15 करोड़ है, 35% का अगर गवर्नमेंट को टैक्स दे दे तो वो कुछ 4.5 करोड़ रुपए जाता है। आई होप इसके ऊपर ताली बजनी चाहिए। How your education can translate into government revenue is the miracle what we can do from within the school education system। ये तो बड़ी बात हो गई म्यूजिक की। अब हम ऐसी बात कर ले जो क्लास 6, 7, 8 में आपके साथ होती। सर्कमफरेंस, अब ये इसीलिए मल्टीलिंगुअलिज्म की बात आई। मुझे इंग्लिश मीडियम से पढ़ा दिया गया। अब जब मैं केरल जाता हूँ, कर्नाटका जाता हूँ तो आधे टाइम मुझे लगता है मेरी भारत में मैं ही एक ऐसी लैंग्वेज के बीच में हूँ जो मुझे समझ में नहीं आ रही, मेरी बातें उनको समझ में आ रही। बहुत गहरे तत्व है इसमें
कि हम हिंदी में बात करें, अपनी मातृभाषा में बात करें, रीजनल लैंग्वेजेस में बात करें। इंग्लिश चलिए हो गई है इम्पोर्टेंट एक लैंग्वेज, तो उसको यूज करते चले, वो बात अलग है। सर्कमफ्रेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? परिधि। किस क्लास में इंट्रोड्यूस होता है? 6 से शुरू हो जाता है। तो 6th में परिधि का इंट्रोडक्शन सबसे आसान, जब इंट्रोडक्शन करते हैं क्या एग्जांपल लेते होंगे? थाली, वेरी नाइस, थाली, ओके, व्हाट एल्स? चूड़ी, जेंटलमैन आर सेइंग चूड़ी, लेडीज आर नॉट स्पीकिंग। कटोरी। सो मैंने भी जब जितने भी सेशन मैंने टीचर्स के साथ किए, उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आया बैंगल्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लेडी टीचर्स हैं, बैंगल्स हाथ में है, तुरंत निकालने को बैंगल्स, और बच्चा बचपन से बैंगल्स देखता रहा है, माँ से जुड़ा रहता है, तो बैंगल से एग्जांपल शुरू किया, बातें होती चली, अभी कम हो रही है, कम नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है, मैं सवाल बहुत कम पूछ पा रहा हूँ, बट सवालों में ही ये सिलसिला चलता है। एक्चुअली बातें मैं कम करता हूँ, इनपुट्स ज्यादा टीचर्स के आते हैं। तो ये पूछा गया कि परिधि का कॉम्प्लेक्स मोस्ट एप्लीकेशन आप लोग क्या बताते हैं? कोई मैथ्स का, साइंस का टीचर, परिधि का कॉम्प्लेक्स मोस्ट एप्लीकेशन अगर उस बच्चे को बताना हो 6 ग्रेड तक चलेगी? हाँ बताइए सर। तो वो तो इनिशियल एग्जांपल हो गया। इसका एप्लीकेशन मैं पूछ रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन क्या आप बता सकते हो? साइकिल का पहिया भी बेसिक है, कॉम्प्लेक्स और क्या हो सकता है? रोटी भी बेसिक एग्जांपल है, एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। आप देखिए मैं एप्लीकेशन पूछ रहा हूँ बार बार, अप्लाई कहाँ? भाई आपने पढ़ाया क्यों सर्कमफ्रेंस? नहीं पढ़ाते हो, क्यों नहीं ऐसे बेसिक सवाल पूछते हैं कि हम सर्कमफ्रेंस पढ़ाई क्यों अगर एप्लीकेशन नहीं बता सकते? सो टीचर्स का कुछ जगह से इनपुट आया, हम सब लोग गाड़ी चलाते हैं, सो गाड़ी चलाते वक्त जब ओडोमीटर जब बताता है अब 1 किलोमीटर 40 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की रेंज हो गई, तो वो जो हर बार पहिया घूमा है वो सर्कमफ्रेंस की परिधि तय कर रहा है, और सर्कमफ्रेंस की परिधि तय करते हुए वो डिस्टेंस बता रहा है। ये कॉम्प्लेक्स मोस्ट एप्लीकेशन कई बार टीचर्स ने बताया। हम इसको कैसे कॉम्प्लेक्सिफाई कर सकते हैं? हमने कहा वर्ल्ड, भारत को वर्ल्ड लीडर बनाना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो नॉर्मली एक साइकिल मिल जाती है, यहाँ खड़ी कर देते, तो इस साइकिल में सर्कमफ्रेंस कहाँ कहाँ अप्लाई हो? पहिए में, वेरी नाइस, क्विकली बता दीजिए, खत्म कर देंगे इसको। जिस पे चेन चल रही है, ये भी आया, तो चेन पैडल पे चल रही है, पैडल है और पैडल के पीछे पे गियर है, तो गियर पे भी सर्कमफ्रेंस चल रहा है। अब वो गियर इतना ही बड़ा क्यों? मान लीजिए कि 1-2 सेंटीमीटर के रेडियस के साथ, क्यों नहीं 5 या 6 या 8 सेंटीमीटर का रेडियस बनाया? व्हाट इज द लॉजिक कि वो इंजीनियर ने, जो मैकेनिकल इंजीनियर होगा, उसको इतनी बड़ी ही गराड़ी बनाई? हिंदी में गराड़ी बोलेंगे, कन्नड़ में क्या बोलेंगे? तो मल्टीडिसिप्लिनरी आ गया है ना। इसकी हिस्ट्री क्या है, साइकोलॉजी क्या है, और फिलॉसफी क्या है, इसके अंदर सोशियोलॉजी क्या है, क्या सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। सो मल्टीडिसिप्लिनरी एंगल्स तो बहुत ज्यादा आएंगे। नेक्स्ट प्लीज, बस पीछे पीछे। अगर हम गियर बेस्ड साइकिल को ले तो सवाल आ जाता है कि अगर इस पर्टिकुलर पिक्चर की साइकिल को ले, अगर आप कहीं भी जाए अपने बच्चों के लिए, अगर आपने गियर बेस्ड साइकिल खरीदी हो तो आपको पता चलेगा कि 5 to 6 गियर से लेके लगभग 32-33 गियर्स तक की साइकिल मार्केट में अवेलेबल हैं आसानी से। ये वो जनरल साइकिल्स हैं जो आप खरीद लेते हैं कई बार। क्वेश्चन आता है उसी परिधि में लॉजिकल के कितने गियर्स हैं, तो काउंट कर लीजिए, इसमें 11 है, लेकिन इस साइकिल में 11 नहीं है, इस साइकिल में 33 गियर्स। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ब्रिंग अप साइकिल इन योर क्लासरूम, ऐड ऑब्जर्वेशन। एक बहुत बड़ा शब्द मिस हो गया एनईपी में, और वो है ऑब्जर्वेशन। अगर ऑब्जर्वेशन को एनईपी में डाल दिया जाता तो मेरे ख्याल में वो ऑब्जर्वेशन ही वर्ड पूरी की पूरी एनईपी को खींचने की क्षमता रखता था। सो आप बच्चों को क्लासरूम में जब आप ये लेकर आते हैं और अपने बच्चों के साथ इस तरीके से पढ़ाते हैं, सो कौन सा पहला है, कौन सा 11वां है, अगर इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा दिया जो 11th में लगता है, 8th क्लास तक पहुंचे, आपने कहा 3 आगे भी है पैडल में गियर, पीछे 11 है, तो मल्टीप्लायर हो गया 33। अब 33 गियर है तो कौन सा पहला, कौन सा 35वां?
तो अभी मैडम बात कर रही थी रेशो प्रोपोर्शन की। सो रेशो प्रोपोर्शन के इतने कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स हैं। प्लीज मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम को बेसिक से उठ के मीडियोकर एंड देन हाई लेवल कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ सोचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमारे बच्चे बहुत ही, जिसको कहते हैं, होनहार हैं। अगर उनका हम सही तरीके से डेवलपमेंट करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप जब 9 to 12 तक जाते हैं तो आप अपने बच्चों को स्कूल से जो शॉप है, वर्कशॉप जो मोटरसाइकिल को बनाता है, उसके गियर बॉक्सेस को आप दिखवाइए, वहां गियर में सर्कमफरेंस, रेशियोज, प्रोपोर्शन कैसे प्ले कर रहे हैं। कार की वर्कशॉप में जाइए, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिस्टम। और जब बच्चे का अगर दिमाग खुल गया और उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो अगर कल को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएगा तो आईटी की तरफ जॉब नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 1000 करोड़ का विजन दिखाई दे रहा होगा, जो छोटा होगा नेचर। एक वीडियो है जो ये कंपनी है, बस इस पे ही रहने दीजिए। दिस इज बिकॉज चेकोस्लोवाकिया की कंपनी है, सब गियर बनाती है, रेलवे इंजन के गियर बनाती है, विंडमिल्स के गियर बनाती है, आपके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के गियर बनाती है। तो एक छोटा सा इंटरेस्ट एरिया अगर हम सही से पेडागॉजी कर दें, पेडागॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, तो चाहे वो आर्ट का है, साइंस का है, कॉमर्स का है, सब्जेक्ट से सभी को कॉम्पिटेंसी की दिशा से निगाहों से देखते हैं और बच्चे का डेवलपमेंट, थॉट लेवल, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर, रिसर्च बेस्ड थिंकिंग एंड वर्क एंड फाइनली मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। आई होप अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम कोई कोशिश प्रयत्न छोड़ेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे काफी अच्छी जानकारी दी आपने।